आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, प्रणाम। मैं मनोज कुमार चौधरी। विगत 5 महीनों से कोरोना से पूरा विश्व परेशान है और मेरे मन में 5 प्रश्न हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है। आप मन की बात करते रहते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी अपने मन की बात आप तक पहुंचाऊं। पता नहीं है पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, बट जितने लोगों तक जा सके वो मेरी चाहत है। पहली बात, 31 दिसंबर 2019 को चीन ने वुहान में फैले संक्रामक रोग के संदर्भ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सूचित किया। 5 जनवरी 2020 से WHO ने अपने रेगुलर बुलेटिन में इस रोग के संदर्भ में लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद 14 मार्च को पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, मैन टू मैन फैलता है। पहले जानकारी नहीं थी कि ये जो वायरस है ये एनिमल टू मैन है या कैसे, लेकिन 14 जनवरी तक ये कंफर्म हो गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। 31 जनवरी को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। जो हेल्थ इमरजेंसी WHO के हिसाब से जो कोई भी रोग के फैलने का, कोई संक्रामक रोग के फैलने का सबसे बड़ा वाला खतरा होता है, वो डिक्लेयर कर दिया। WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। ये सब बातें भारत सरकार के मंत्रियों को, आप लोगों को, सबको जानकारी थी। इस बात का तस्दीक पुरी साहब ने भी, जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, या हर्षवर्धन साहब ने, और मंत्री लोगों ने समय समय पे बोला है कि हाँ, जनवरी मध्य तक हम लोगों को लगभग सूचना मिल गई थी कि ऐसा कोई रोग है जो चाइना के वुहान में फैल रहा है। ठीक है। उसके बाद 31 को ही हमारे यहाँ भी केरला में एक मरीज संक्रामित आ गया, और वो भी चाइना से ही आया था, वुहान से ही। परहप्स कोई एक लड़की आई थी, वो आ गई थी। चलिए, जनवरी का महीना तो ऐसे निकल गया, पता नहीं था। यद्यपि WHO ने इसे संक्रामक रोग माना था और हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था, आप लोगों को भी जानकारी थी। बट हमारे भारत में नहीं था। एक रोगी आया था तो उस समय तक लोगों ने हल्के में लिया, मैं भी मान लेता हूँ। उसके बाद पूरा फरवरी महीना हम लोगों ने 2 चीज़ में निकाला। एक तो हम ट्रंप साहब के अगवानी में लगे रह गए। जो 24-25 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप महोदय आने वाले थे, हम उनकी अगवानी, उनकी तैयारी में, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के आयोजन में लगे रह गए। मैं मानता हूं कि जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अगर कहीं आता है तो उस कार्यक्रम को इतना जल्दी रद्द नहीं किया जा सकता, बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। वो मैं सबकी व्यवस्था समझता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। परंतु जिस समय ट्रंप साहब भारत आए थे, उस समय अमेरिका में ये रोग पैर पसारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी 28 फरवरी 24-25 को उनका कार्यक्रम हुआ, और 28 फरवरी को हमारे यहाँ भी तकरीबन 28 मरीज आ गए थे। एक तो वही केरला, एक दूसरा तेलंगाना, 7 या 8 आगरा में थे, और 16 या 17 लोगों का एक ग्रुप जो इटली का था, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए थे, वो संक्रमित पाए गए थे। निसंदेह उन लोगों का रिपोर्ट 2-4-5 दिन पहले ही का ही होगा, तो वही 22-23-24 के आसपास वो लोग संक्रमित हुए थे, जो कन्फर्म 28 फरवरी तक हुआ। इस बीच हम वुहान से हमें अपने छात्रों को, बच्चों को लाना था। सरकार ने अच्छा काम किया, आप वहाँ से अपने बच्चों को इवैक्यूएट किया, वो अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए था, आपने किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या ट्रंप के लिए जो आयोजन किया गया, नमस्ते ट्रंप, उस आयोजन को छोटा नहीं किया जा सकता था? जरूरी था कि लाखों करोड़ों लोगों को रोड पे उतार दिया जाए? आज जो अहमदाबाद में जो दुर्गति है, आप माने न माने, लेकिन हम जैसे लोगों के मन में ये शक तो जरूर है कि अहमदाबाद में अगर इतना फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है? क्या इसका नमस्ते ट्रंप के आयोजन से कोई रिश्ता है? ऐसा क्यों किया गया? इसको कम क्यों नहीं किया गया? और अगर करना ही था आयोजन, तो सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? वो एक बहुत बड़ा, अब देखिए आगरा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, और निसंदेह मुंबई में भी बहुत सारे जो ट्रंप के साथ जो उनके लाव लश्कर, जो उनके सिक्योरिटी के लोग आए थे, जो उनके साथ डेलीगेट्स आए थे, बिजनेसमैन आए थे, या दूसरे देश के जो लोग बाग आए थे, हजारों में थे वो, 10,000 प्लस के लोग रहे होंगे। वो लोग भी, उनका भी डेरा मुंबई में रहा, अहमदाबाद में रहा, दिल्ली में रहा, आगरा में रहा, और जहाँ जहाँ वो लोग रहे हैं, चारों क्षेत्र बहुत बुरी तरह से कोरोना से प्रभावित है।
चलिए ठीक है, आयोजन आपने कर लिया, वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी थी, दो देशों के बीच संबंधों का मामला था, उसको टाला नहीं जा सकता था, छोटा किया जा सकता था, चलिए वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप साहब के रहते ही दिल्ली में दंगा शुरू हो गया। उस दंगे पे नियंत्रण क्यों नहीं लिया गया? आपको नहीं लगता कि उस समय भी ये स्प्रेड हुआ होगा? वहां भी पोलराइजेशन हुआ था, पोलराइजेशन हुआ तो स्प्रेड होगा। तो एक तो दंगा पे हमें नियंत्रण लेना चाहिए था, वो हमने दंगा पे नियंत्रण नहीं लिया और हम इधर उधर की बातों में उलझे रह गए। दंगा से निपटे तब तक में जब हमें काम करना था कोरोना पे, हमें प्रबंध करना था पीपीई किट्स का, हमें प्रबंध करना था वेंटिलेटर का, हमें प्रबंध करना था जो टेस्ट किट है उसका, तो उस समय हम गलत सलत काम में उलझे रह गए। पहले तो दिल्ली दंगा में फंसे रह गए, फिर उसके बाद अब बताइए सर, पूरे भारत में आपका प्राय बहुत सारे राज्यों में सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपने पीछे शासन किया ही है, बहुत लंबा 3-4 टर्म रहे हैं, शिवराज साहब रहे हैं, और फिर से भाजपा की सरकार बने, इसके लिए सारी की सारी व्यवस्था उसमें लगी रह गई। आपने 20 शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च को इसे एपिडेमिक डिक्लेयर किया था। 20 मार्च को आप 11 मार्च को डिक्लेयर करने से पूर्व भी 3 या 5 मार्च को आपने बोला था कि इस वर्ष होली में हम लोग पब्लिक डिस्टेंसिंग, मतलब ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, होली में सार्वजनिक समारोह में नहीं शामिल होंगे। पूरा देश, पूरा समाज आपकी बातों को माना और हम लोग होली अपने घर में सिमट के बहुत छोटे स्तर पे, बहुत कम उत्साह तो था, लेकिन हम मिलना जुलना कम लोगों से मिले जुले, हम लोगों ने डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। होली हमारी 10 मार्च को हम लोग होली से भी निकल गए। 11 मार्च को WHO ने इसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया, संक्रामक रोग डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप 20 मार्च को आप आए थे टीवी पे, आपने बोला था कि 22 मार्च को हम लोग जनता कर्फ्यू, मतलब एक दिन के लिए हम लोग सुबह 7 बजे से शाम में 7 या 9 बजे तक हम लोग घर में रहेंगे और हम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पुलिस पर्सनल है, जो बाकी अन्य जो लोग, जो कोई भी इस लड़ाई में कोरोना से हमारा साथ दे रहा है, हम उनके लिए ताली थाली बजाएंगे। हम पूरे भारतवासी ने आपको अक्षरशः आपका जो आपने बोला हमने वैसा किया। और सच पूछिए तो हम तो 20 से ही घर में बंद हैं। हम लोग तो क्वारंटाइन 20 से ही हो चुके हैं घर में, 20 मार्च से ही हो चुके हैं। चलिए, आपने बोला 20 को, 22 को जनता कर्फ्यू हुआ, फिर 23 को शिवराज सिंह चौहान, शिवराज जी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। उसके बाद आपने 24 से लॉकडाउन लगाया। इसकी क्या जरूरत थी? क्या मध्य प्रदेश की सरकार बनाना इतना महत्वपूर्ण था? क्यों बनाया गया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या कहना चाह रही है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज देखिए, इंदौर जो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर में जिसका गिनती होता है, वहां देखिए क्या दुर्गति है, वहां पे क्यों कोरोना इतना परेशान किए हुए। फिर आपने सरकार बना लिया, फिर बची जो कुछ ही कसर थी वो मरकज का आयोजन निजामुद्दीन में, जो तबलीगी जमात है उसका आयोजन, मरकज का आयोजन हुआ था। एक बात बताइए, दिल्ली सरकार ने तो नहीं दिया होगा अप्रूवल, चूंकि इसको अप्रूवल देने का अधिकार दिल्ली पुलिस को है। दिल्ली में अप्रूवल, किसी भी आयोजन को अप्रूव करने का अधिकार है वो दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो निसंदेह ये जो आयोजन तो वैसे अंधेरे में तो हो नहीं रहा होगा। अगर हो रहा था तो हमारा आईबी क्या कर रहा था, हमारा रॉ क्या कर रहा था, हमारे सीबीआई, हमारे जितने भी खुफिया एजेंसी है, पुलिस है, वो सब क्या कर रही थी? सब कहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? तो मरकज का जो आयोजन हुआ 10 से 15 मार्च के बीच में, निसंदेह इस सब का संज्ञान आप लोगों को रहा होगा, नहीं तो गृह मंत्रालय को तो जरूर रहा होगा। तो क्यों होने दिया गया? और जब हो गया तो कहाँ, हम तो एक तरफ बोलते हैं कि हम दाऊद को पकड़ के ला सकते हैं और मौलाना साद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे माना जाए? क्या जो केंद्रीय गृह मंत्री है, मंत्रालय है, क्या वहां से बजाबता उन लोगों को परमिशन था आयोजन का? और अगर था तो फिर उसको संज्ञान क्यों नहीं लेगा? उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो एक तो आप वहां पे हो गया कि मरकजी ने फैला दिया। हम बहुत सारे लोग दुखी हुए, हम लोग भी दुखी हुए थे कि ये लोग समझता क्यों नहीं। लेकिन अब बातें समझ में आ रही है कि अगर आप देखें तो जहां से आप रायसीना हिल, जहां से मंत्रालय चलता है, उसके छत से कोई खड़ा होकर देखे तो मरकज का बिल्डिंग दिख जाएगा। तो क्यों नहीं उस पर कंट्रोल किया गया? और अब पहली बात तो था कि क्या ट्रंप के आयोजन को हम थोड़ा छोटा कर सकते थे? दूसरा, जो दिल्ली दंगा हुआ क्या उसको रोका जा सकता था? तीसरा,
मध्य प्रदेश सरकार बनाना क्या जरूरी था? चौथा, अगर मरकज दोषी है, मरकज के आयोजन में कुछ परेशानियां हुई तो क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो ये 4 तो मुख्य चीज है। और उसके बाद है प्रवासियों का पलायन। ये बहुत बड़ी समस्या है। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी छात्र हैं, जो दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई लिखाई, कोटा की बहुत बड़ी समस्या हुई थी। और ये आज से नहीं शुरू हुआ। 20 मार्च को जब आप आए थे टीवी पे, आपने बोला था कि जनता कर्फ्यू हम 22 मार्च को लगाएंगे। उसी 20 मार्च को ही मुंबई में, अगर आपको याद हो तो, मुंबई स्टेशन से बिहार के लिए जो ट्रेन खुल रही थी उसमें मारा मारी हो रहा था। इस कदर अव्यवस्था थी कि लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तभी से मजदूरों का पलायन हो रहा है। अब ये मजदूर मैं भी सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं भी बिहारी हूं। ये हम लोगों का बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, क्या हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है? हम लोग कुछ नहीं है? हमारा देश में कोई योगदान नहीं है? आप तो ये तो जानते होंगे, जो हमारे जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे लघु उद्योग में, जो कुटीर उद्योग में, जो घरेलू उद्योग में काम करते हैं, जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, उनका भारत के जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन है। 33%। और निसंदेह जो प्रवासी मजदूर हैं, खास करके जो पूरे देश को चलाते हैं, लेट मी टेल यू, वी रन द कंट्री। हम पूरे देश को चलाते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो पंजाब का लुधियाना हो, बठिंडा हो, या हरियाणा का सोनीपत हो, पानीपत हो, या फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, कलकत्ता हो, हम सब जगह जाते हैं। हम ही काम करते हैं, चाहे हम रिक्शा चलाते हैं, चाहे हम फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे हम सीईओ हैं, चाहे हम आईएएस हैं, चाहे हम आईपीएस हैं, या हम वर्कर हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ भी का सब काम करते हैं हम लोग। तो हम लोगों की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं। ये जो जिस ढंग से मजदूरों की मौत हो रही है, कोई रेलवे पटरी के नीचे आ रहा है, कहीं ट्रक पलट के मजदूर मारे जा रहे हैं, कहीं कोई रास्ते में दम तोड़ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर पदयात्रा कर रहा है, कोई 2500 किलोमीटर पदयात्रा कर रहा है। सर, आप इन्हीं गरीबों ने आपको चुना है, इन्हीं गरीबों ने आपको दोबारा से सत्ता में लाया है, तो इनके साथ ऐसी स्थिति क्यों? अभी जो आप बात कर रहे हैं ट्रेन चलाएंगे, अरे कोई फेयर देने को राजी नहीं, कोई कुछ करने को राजी नहीं। आपको शायद याद हो, मैं तो ट्विटर पे उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, आप हमें क्या देखेंगे, क्या फॉलो करेंगे, बट ट्विटर पे अगर आपको याद हो, हमने 20 तारीख को आपको लिखा था कि 4 चीजें जरूरत है अभी। पहला, भोजन, पानी, बिजली, चिकित्सा। ये 4 चीजों का प्रबंध कीजिए, और ये 4 चीज को दे दीजिए आप देश के सेना के हवाले। चूंकि आर्मी ही एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल ही निष्ठावान है, जिस पे बिल्कुल ही आंख मूंद करके विश्वास किया जा सकता है, जो देश की जनता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अगर भोजन, पानी, चिकित्सा, ये अगर आपने सेना के हवाले कर दिया होता, तो आज जो दुर्गति हो रही है, जो प्रवासी भाग रहे हैं, जो सब जगह से पलायन का बाढ़ सा आया हुआ है, होड़ से लगा हुआ है, ये सब कुछ नहीं होता। सर, आपको पता है कि कोई भी मकान मालिक किसी प्रवासी को रखना नहीं चाह रहा है। एक तो रेंट मांग रहा है, अब रेंट नहीं दे पा रहा, काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो रेंट कहां से देगा? वो खाने का इंतजाम करे, या रेंट का इंतजाम करे, या घर जाने का इंतजाम करे, क्या करे? ऐसी स्थिति हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। किस लिए? हम जो इतना काम करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, इन्हीं दिनों के लिए करते हैं कि हम मर जाएं, हम कट जाएं, हमको कोई देखने वाला नहीं हो। आप अगर अभी भी मैं बता रहा हूं, आप जो एक ट्रेन चला रहे हैं कि 15 जोड़ी ट्रेन चलेगी और 25 जोड़ी ट्रेन चलेगी, ये जोड़ा जोड़ी से क्या चलेगा? जब 30 लाख प्रवासी केवल बिहार में हैं, लगभग 25 लाख 30 लाख प्रवासी यूपी में हैं, 8 से 10 लाख प्रवासी झारखंड से हैं, बंगाल से प्रवासी हैं, तो कहां से? जब करोड़ों में प्रवासी है तो ये 10-20 ट्रेन चलाने देने से क्या हो जाएगा? और ये जो ट्रेन आप चलाने की बात कर रहे हैं, आपने बोला एसी ट्रेन चलेगा और राजधानी ऐसा भाड़ा होगा, राजधानी का फेयर होगा, बताइए कौन सा मजदूर जा पाएगा उसमें? किसको टिकट मिलेगी? तो क्या ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा? देखिए सर, आपको चाहे जैसा भी लगे, आप तो हमारे प्रधान हैं, आपकी बात को मानना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम अपनी बात तो आपको सुनाएंगे। जो हमारे देश के राजनेता हैं, अधिसंख्य, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जो मोटा मोटी परसेंटेज भी नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग करप्ट हैं, डरपोक हैं नेतागण। वो आप भेजते हैं केंद्र से 1 रुपया, तो अभी 5 पैसा भी लोगों को नहीं पहुंच रहा है। राजीव जी कभी बोले थे संसद में कि 10 पैसा, हम यहां से सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं तो आपके पास 10 पैसा जाता है। दुर्भाग्य, एज ऑफ नाउ ये जो कोरोना संकट काल है, इसमें बमुश्किल 5 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप हजारों करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये हमारे जो नेतागण हैं वो सारे के सारे मोस्टली इसमें से सब अपना पेट भरना चाहते हैं, उनका खुद का पेट नहीं भरता। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी लगभग वैसा ही है। हाँ, पुलिस ने अच्छी भूमिका निभाई है। पुलिस और डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों की भूमिका सराहनीय है, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन पुलिस का काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। पुलिस का काम वो खाना नहीं पहुंचा सकता, वो राशन नहीं पहुंचा सकता, वो दवाई नहीं पहुंचा सकता, वो इक्विप्ड नहीं है, उसके पास उतना कुछ नहीं है। अभी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में कितने पुलिस वाले बीमार पड़ गए, दिल्ली में कितने पुलिस वाले बीमार पड़ गए। तो व्यवस्था में कहीं न कहीं सर बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा झोल है। इन सब चीजों को देखिए, प्रवासियों की समस्या को तो देखना ही होगा। अगर नहीं देखेंगे तो सर एक बात याद रखिएगा, ये बिगड़ी हुई जनता ऐसा जल प्रवाह है जिसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर एक बार जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया, तो स्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है। कोरोना अभी इतना जल्दी भारत से जाने वाली नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको पता है। हाँ, हम मरेंगे नहीं उतनी संख्या में। जो हालत यूरोप का हुआ है, जो हालत अमेरिका का हुआ है, या इवन ईरान का हुआ है, वैसा हालत हमारा नहीं होगा। उसके पीछे वजह बहुत कुछ है कि हम ज़्यादा इम्यून है, शायद हमने ज़्यादा एडवर्स परिस्थितियों को, जो विषम परिस्थितियां हमने ज़्यादा देखी हैं। तो और आपने लॉकडाउन किया, वो भी अच्छा था कि कम से कम 75 to 80% पब्लिक तो बंद रही है घरों में, तो उस सब का अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा। जो ये हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, शायद वो भी हो जाए, लेकिन ये तो अभी चलने वाला है और चलने वाला है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर, प्लीज प्लीज आप प्रवासियों पे जरूर ध्यान दीजिए सर। ये जो मजदूर है, इनको इनके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। निसंदेह आप वो नहीं रुकेंगे, वो अपने घर जाके ही रहेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। आप अब इनको पहुंचाइए। एक बार इनका मामला विश्वास का है, एक बार अगर विश्वास टूट गया इन मजदूरों के, इन गरीबों के दिल से आपके प्रति, आपके पार्टी के प्रति विश्वास समाप्त होता जा रहा है। और एक बार अगर विश्वास समाप्त हो गया तो बड़ी भारी समस्या होने वाली है। तो इस विश्वास को रोकिए सर, ये विश्वास बनाए रखना जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जबकि आप इन प्रवासियों का समुचित व्यवस्था करेंगे। या तो अगर वो पलायन करना ही चाह रहे हैं तो उनके जाने की व्यवस्था किया जाए, और नहीं तो वो जो जहां हैं उनको वहीं रोका जाए। सर बहुत बुरा स्थिति है सर, बहुत लोग परेशान हैं। जो हम आपने बोला बांटो, राशन बांटो, आप लोगों को मदद करो, हम लोग कर रहे हैं सर। हम प्रवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय, मैं मनोज चौधरी प्रवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने बोला और हम लोग जुट गए। हमारे कहने से हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई लोग जो उसी समय पलायन करना चाह रहे थे वो नहीं किया। अब उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग राशन पानी का जहाँ तक संभव होता है प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन हम भी छोटे लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं, हम उस दर में प्रबंध नहीं कर सकते हैं जो सरकारें कर। काहेला हमारे